कक्षा 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एसिटाबुलेरिया का प्रयोग और अंतःप्रद्रवी जालिका जो कोशिकांग है उसको हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे आगे का जो कोशिकांग है, जैसे गोल्गी काय है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में गोल्गी बॉडी कहा जाता है। तो इसका किस प्रकार से उसका संरचना होता है, किस वैज्ञानिक ने खोजा था, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो गोल्गी काय का जो वर्णन है, सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक हैं कैमिलो गोल्गी ने 1898 में किया था, और इन्हीं के नाम के आधार पर ही इस जो कोशिकांग है इसका नाम गोल्गी काय पड़ा, ठीक है। तो गोल्गी काय क्या होता है, कई सारी झिल्लियों से मिलकर बना होता है और एक थैलीनुमा संरचना के रूप में बनता है, और इसके आसपास जो है द्रव भरा रहता है, द्रव भरी थैलियाँ विराजमान रहती हैं, ठीक है। यानी जैसे गुब्बारे में हम जल भर लें तो किस प्रकार दिखता है, तो उसी प्रकार से वो फूला हुआ द्रव के समान संरचना दिखाई देता है। और इसमें जो है राइबोसोम पर बने प्रोटीन व अन्य पदार्थ गोल्गी काय में पहुंचाए जाते हैं। तो राइबोसोम जो होता है, जो अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर जो राइबोसोम बिखरा हुआ पाया जाता है, उस राइबोसोम में बनने वाला जो प्रोटीन है या अन्य जो पदार्थ हैं वह गोल्गी काय में पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। और गोल्गी काय का कार्य क्या है, यह पदार्थों के आवागमन से पहले उसका पैकेजिंग करता है, ठीक है। यानी किसी पदार्थ को आगे भेजना है, दूसरे कोशिकांग तक भेजना है, तो भेजने के लिए पैकेजिंग करने का काम, पैकेट करने का काम कौन करता है, यह गोल्गी काय करता है, ठीक है। जो प्रोटीन तथा अन्य पदार्थ थैलीनुमा संरचनाओं से अन्य अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। तो गोल्गी काय का काम क्या है, जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनका पैकेजिंग करना। और कोशिका में गोल्गी काय की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की कोशिका में गोल्गी काय की संख्या भी अलग अलग होती है, और ये पदार्थों में स्रावित करने वाली कोशिकाओं में, ठीक है, ये पदार्थों को स्रावित करने वाली कोशिकाओं में ज़्यादा होती है। यानी कि जिस कोशिका में बहुत सारे पदार्थ जो हैं आवागमन करते रहते हैं, तो वहाँ गोल्गी काय संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा उसको पैकेट करना पड़ता है, पैकेटिंग, ठीक है। जैसे हम कोई पदार्थ खाते हैं, बिस्किट का पैकेट हो, जैसे कुरकुरे का पैकेट हो, चिप्स का पैकेट हो, हम पैकेट देखते हैं ना, उसी प्रकार से गोल्गी काय भी अपना पैकेजिंग का काम करता है। और ये किसका पैकेजिंग करता है, ये विभिन्न प्रकार के जो कोशिका में आने जाने वाले मटेरियल का, ठीक है, प्रोटीन वगैरह का ये पैकेजिंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट कोशिकांग में हम आते हैं, जिसे लाइसोसोम कहा जाता है, ठीक है। तो लाइसोसोम ये क्या करता है, लाइसोसोम जो होता है इसका मुख्य कार्य है कोशिका में विभिन्न प्रकार के जो अवशिष्ट द्रव हैं, ठीक है, या कोशिका में कुछ जो हानिकारक पदार्थ हैं उनका जो है पाचन करना, इसका काम होता है, ठीक है। पहले जो है लाइसोसोम एक पहेली के रूप में था, पहेली, ठीक है, यानी कि उसको स्पष्ट नहीं था लाइसोसोम क्या है बोल के। बाद में जो है एक देखा गया कि जो जितने भी विनाशकारी पदार्थ हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, वे एक थैली में भरे जा रहे हैं, ठीक है, अपने आप उसमें थैली में जा रहे हैं, और वह थैली जो है उन पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर रहा है, ठीक है। अब उसमें हम देखें यह नष्ट कर रहा है तो यह क्या है, हमारे लिए लाभकारी भी है, परंतु कुछ परिस्थिति में लाइसोसोम फट जाने के कारण उसका जो एंजाइम है पूरे कोशिका में फैल जाता है, और फैलने से कोशिकाओं को भी मारने लगता है, ठीक है। ये तो वेस्ट पदार्थों को नष्ट कर रहा था, हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर रहा था, परंतु वह यदि फट जा रहा है, झिल्ली यदि लाइसोसोम का फट गया तो उसका जो झिल्ली है उसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो एंजाइम सभी जगह फैल जा रहा था कोशिकाओं में। तो इसके कारण से जो कोशिकाएं हैं, सामान्य कोशिका भी नष्ट हो जा रही थी, इसलिए उसको लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्मघाती झोला भी कहते हैं, ठीक है। इसी कारण से यह क्या करता है, विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थों का भक्षण करता है, और यदि कोई कोशिका पूर्ण रूप से रोगग्रस्त हो गई है उसको भी लाइसोसोम क्या करते हैं, उसका भक्षण करता है। अब हम आगे कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। आगे कोशिकांग है रिक्तिका, ठीक है। आप लोगों ने जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों कोशिका में देखा होगा छोटे छोटे गोल संरचना, ठीक है। यह गोल संरचना क्या है, यह रिक्तिका कहलाता है, वोकुल जिसे कहते हैं। ये जो हैं पादप कोशिका में बहुत अधिक मात्रा में और बड़ी आकार में पाए जाते हैं पादप में, परंतु जंतु कोशिका में रिक्तिका आकार बहुत छोटा होता है।
क्योंकि यह जो रिक्तिका है यह स्टोरेज का काम करता है। कुछ पदार्थों को स्टोरेज रखने में, भोज्य पदार्थ हो या संचित पदार्थ हो, कुछ का जो पदार्थ हैं उनको इकट्ठा करने का काम करता है। तो पादप में जो होता है, पादप विशालकाय होते हैं और उन्हें ज़्यादा मात्रा में फूड स्टोरेज की आवश्यकता होती है। तो ये जो है संचित भोज्य पदार्थ एकत्रित करने के लिए आकार को बड़ा कर लेता है, इसलिए उसमें बड़ा रिक्तिका पाया जाता है। परंतु जंतु कोशिका में क्या होता है, रिक्तिका का आकार छोटा होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा संचित करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, या संचित करने के लिए बाकी सारे कोशिकांग भी उपस्थित रहते हैं, इसलिए उसको अलग से बड़ा रिक्तिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो अंतःझिल्ली होता है, अंतःझिल्ली तंत्र की कार्यप्रणाली। तो अंतःझिल्ली तंत्र की कार्यप्रणाली क्या होती है, फंक्शन ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, उसका काम क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो अंतःझिल्ली की कार्यप्रणाली, इसमें क्या होता है, प्रोटीन और जो अंतःप्रद्रवी जालिका में प्रवेश करने वाले जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं यहाँ छोटे छोटे थैली के रूप में बन जाते हैं, ठीक है। और वो थैली का निर्माण कौन करता है, गाल्लिकाएं करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पदार्थ कहाँ आते हैं, कोशिका झिल्ली के माध्यम से अंतःप्रद्रवी जालिका में। अंतःप्रद्रवी जालिका में क्या होता है, ये जो है अंतःप्रद्रवी जालिका बाकी सारे पदार्थों को गाल्लिकाएं में भेज देता है, ठीक है। और ये गाल्लिकाएं क्या है, ये प्रोटीन के छोटे छोटे थैली का निर्माण करते हैं और पैकेजिंग करके आगे फिर ये पदार्थों को भेज देता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को थैलियों में भरा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये पदार्थ जो हैं कोशिका के अन्य भाग में, जैसे कोशिका झिल्ली में, केंद्रक झिल्ली में आदि भाग में भेजे जाते हैं। तो इन समस्त कार्यों में योगदान किसका होता है, जो अंतः केंद्रित झिल्ली या जो अंतः झिल्ली होता है उसका, ये अंतः झिल्ली जो सिस्टम होता है अंतः झिल्ली तंत्र का, उसका काम होता है। तो इसके कारण से झिल्ली में मरम्मत और झिल्ली में बनने वाले विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका नियंत्रण, उनका श्रावण, ये सभी काम उसमें करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो कोशिकांगों के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को करने के लिए ये अंतःझिल्ली तंत्र बहुत ही सहायक होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे अंतः सहजीविता से बने अंग, यानी कोशिकांग में कुछ ऐसे अंग भी होते हैं जो सहजीविता से बनते हैं, ठीक है, पार्ट्स फॉर्म्ड बाय एंडोसिम्बाइसिस, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अंतः सहजीविता से बने अंग, पार्ट्स फॉर्म्ड बाय एंडोसिम्बाइसिस, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने पाया कि कोशिका में कुछ पदार्थ ऐसे भी प्रवेश करते हैं जिनमें कोशिका द्रव भी होता है और दोहरा झिल्ली से घिरे भी होते हैं और उनमें आनुवांशिक पदार्थ भी उपस्थित रहते हैं, ठीक है। ये जीव में ये प्रवेश करते हैं ये पदार्थ। तो ये क्या होते हैं, समय के साथ साथ कोशिका के कार्यों में भी ये हिस्सा ले लेते हैं। ये जो पदार्थ होते हैं ये कोशिका में प्रवेश कर देते हैं और ये कोशिका के अभिन्न अंग बन जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इनका रूप बन जाते हैं। जो मेजबान कोशिका यानी होस्ट कोशिका, जिस जीव के कोशिका में ये प्रवेश करते हैं ये पदार्थ, जो सहजीविता वाले पदार्थ, ये क्या करते हैं, वहाँ अपना घर ही बना देते हैं और कोशिका के एक अभिन्न अंग बन जाते हैं, इसलिए उनको अंतः सहजीविता के अंग कहलाता है। तो इसके उदाहरण क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये ऐसे कोशिकांग हैं जो सहजीविता वाले होते हैं और ये क्या करते हैं, जीवों में ऊर्जा एवं के स्रोत होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, जीवों में ऊर्जा का स्रोत का निर्माण करता है और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, यह पोषण दिलाने का काम करता है, ठीक है, जो जीवों को मेजबान कोशिका में रहने के लिए सुरक्षित स्थान प्राप्त हुआ। तो ये जीव क्या होते हैं, जो मेजबान कोशिका यानी जो होस्ट कोशिका यानी जिस जीव के कोशिका में ये पाए जाते हैं वे वहाँ उसके रहने के लिए व्यवस्था उत्पन्न करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिकाएं महत्वपूर्ण है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अलग अलग कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकृति है वह भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। जैसे गोल भी होता है, छड़ के आकार का होता है, शाखित भी होता है, ठीक है। और ये केंद्रक से करीबन 6 से 10 गुना छोटा होता है, केंद्रक से जो है 6 से 10 गुना छोटा होता है और एक कोशिका में लगभग 100 से 1000 माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, ठीक है। और स्तनधारी में क्या होता है, उनके लीवर में यदि कोशिका का उदाहरण दें तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति की संख्या यदि मिला दें तो लगभग
15 से 20% भाग को ये माइटोकॉन्ड्रिया घेरे रहता है। ठीक है, स्तनधारी यानी कि जितने भी मैमल होते हैं जैसे मानव वगैरह, चतुष्पादी वगैरह, सभी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं ऐसे प्राणी स्तनधारी होते हैं जिनमें स्तनों का विकास होता है। ऐसे प्राणियों में यदि कोशिका का उदाहरण लें तो उसमें उपस्थित जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो उस कोशिकांग का या उस कोशिका का 15 से 20% भाग को बनाता है या उस भाग को घेर लेता है। ठीक है, और कोशिका में श्वसन की जो क्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्वसन की क्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, एटीपी के रूप में, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का योगदान रहता है। तो कोशिका में विभिन्न प्रकार के जैविक क्रिया और ऊर्जा का स्रोत को बनाए रखने का कार्य भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ये आनुवंशिक पदार्थ होने के कारण, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह आनुवंशिक पदार्थ भी होता है। तो आनुवंशिक पदार्थ का काम क्या होता है? विभाजन होना। तो ये भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी विभाजित होता है और आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। ठीक है, एक रोचक तथ्य यहाँ हम देखेंगे, चित्र में यहाँ दृष्टिगोचर हो रहा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रद्रवी जालिका में एक संबंध होता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा विभाजित होता है। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका का जो नलिकाकार भाग होता है उसमें वह माइटोकॉन्ड्रिया के भाग को घेर करके उसको उत्तेजित कर लेता है और अपने को नलिका को ऐसे फंसाता है जिससे माइटोकॉन्ड्रिया दो भाग में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो है उसमें निकलने वाला जो नलिकाकार भाग है वह माइटोकॉन्ड्रिया में फंस जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को दो भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है, उत्तेजित करके विभाजित कर देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है विभाजित होकर के फिर अपना नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाने में सक्षम होता है। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया और जो अंतःप्रद्रवी जालिका है उनमें एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हम देखेंगे लवक, जिसे प्लास्टिड कहा जाता है। ठीक है, लवक के अंतर्गत क्या होता है? जितने भी हम हरे पेड़ पौधे देखते हैं, ठीक है, हरे पेड़ पौधे देखते हैं तो उनके हरे रंग का कारण क्या होता है? यह जो लवक होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो लवक क्या होता है? पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। जंतु में जो है कवक अनुपस्थित होता है। ठीक है, केवल कवक किस में पाया जाता है? लवक, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो लवक फिर क्या होते हैं? यह दो प्रकार में पाए जाते हैं, एक रंगहीन कवक और एक रंगीन कवक। सॉरी मैं कवक बोल दे रहा था, लवक। ठीक है, लवक जो है एक रंगीन लवक पाया जाता है, एक रंगहीन लवक पाया जाता है। ठीक है, एक कलरफुल प्लास्टिड एंड जो दूसरा है कलरलेस प्लास्टिड। ठीक है, तो ये दो प्रकार के लवक पाए जाते हैं जो प्लास्टिड कहलाते हैं। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो रंगहीन लवक क्या है? जिनमें कोई कलर नहीं पाया जाता है। ठीक है, कलरलेस रहता है वो। और ये क्या होता है? स्टार्च के रूप में संचित अपना भोजन संचित करता है। ये जो लवक है रंगहीन लवक, जैसे मक्के में बीज में, मक्के के बीज में, आलू में, मूली में आदि में रंगहीन लवक पाए जाते हैं। और रंगीन लवक क्या है? इनमें रंग पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ये रंगीन लवक होते हैं जिसे हरित वर्णक या ग्रीन पिगमेंट कहा जाता है। तो ये बीज में, पुष्प में, फल में आदि में रंग की उपस्थिति इन्हीं कारण से होती है और ये हरे रंग के होते हैं तथा ये डिस्कनुमा भी होते हैं, अंडाकार भी होते हैं और लेंस के आकार के भी होते हैं, सीढ़ी नुमा भी होते हैं, सितारे नुमा होते हैं, कुंडलाकार होते हैं, जालनुमा होते हैं। तो इनका विभिन्न प्रकार का आकृति होता है, ये जो रंगीन लवक होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ एक चित्र हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। यह चित्र है क्लोरोप्लास्ट की 3 आयामी संरचना। तो एक जो क्लोरोप्लास्ट है उनमें 3 प्रकार के स्ट्रक्चर दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का व्यास जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से लगभग दुगुना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से दुगुना इनका व्यास पाया जाता है ये क्लोरोप्लास्ट का। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या संरचना पाए जाते हैं? 3 आयामी संरचना पाए जाते हैं। एक जो है डबल लेयर का झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये जो डबल लेयर का झिल्ली पाया जा रहा है इसे दोहरी झिल्ली कहते हैं। उसके बाद एक सिक्के के समान यहाँ व्यवस्थित जो गोल्ड कॉइन के समान जो संरचना पीला पीला जो पाया जा रहा है सिक्के रूप में व्यवस्थित, ये क्या कहलाता है? ये एक थैलेकाइट है, थैलेकाइट संरचना है। ठीक है, ये थैली के समान संरचना जिसे थैलेकाइट कहा जाता है क्योंकि ये सिक्के के रूप में व्यवस्थित है। उसके बाद उसके एक भाग को, ठीक है, उनके भाग को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं।
ये जो सिक्के के रूप में व्यवस्थित होना उसको थैलेकाइट कहा जाता है, और उसके पूरे ढेर को क्या कहते हैं, ग्रेनम या ग्रेना कहते हैं। और उसमें ये दूसरा भाग हुआ ग्रेनम ग्रेना। उसके बाद तीसरा भाग क्या है, ये जो विभिन्न प्रकार का द्रव जो फैला है, ठीक है, छोटे छोटे धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये स्टोमा कहलाते हैं, ठीक है। झिल्ली की यह जो झिल्ली में जो द्रव भरा है उसे स्टोमा कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, पादपों का रसोई घर भी कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। इससे जो है पादप अपना भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। पादप जो है सूर्य प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इनसे जो है अपना भोजन का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से यहाँ आप लोगों का जो अध्ययन है आज का वीडियो में यह समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं और फिर कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के बाद आप लोगों का यह जो पाठ है यह समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जितना भी बताया है उसको आप लोग अपने नोट्स में ऐड करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।